हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईवी लर्नर्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का यूनिवर्सल सेट एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट वाला पार्ट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लास्ट क्लास की रिवीजन। लास्ट क्लास में सबसे पहले लिखा था हमने सबसेट A set X is said to be a subset of set Y if every element of X is also an element of Y। इसका मतलब ये था कि अगर कोई सेट हमारे पास X, उसके जो भी एलिमेंट, अगर उसके जो एलिमेंट्स है वो सेट Y के अंदर प्रेजेंट है, तब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा X है वो सबसेट है सेट Y का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट X है जिसके एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। एंड जो सेट Y है उसके एलिमेंट्स है 1, 9, 25, 49। हम देखें तो जो भी एलिमेंट सेट वाई के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट्स सेट एक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा सेट वाई है वो सब सेट है सेट एक्स का। क्यों? क्योंकि वाई के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एक्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर बात करें सेट जेड की, जो उसके एलिमेंट्स है 4, 16, 36 एंड 64, में से जो एलिमेंट 64 है वो सेट एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेट है वो सबसेट नहीं है एक्स का। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट्स जेड के अंदर हैं उनमें से 64 एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। सबसेट का मीनिंग होता है कि मैंने जो भी सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करके मैंने एक नया सेट बना दिया, तब हम उस सेट को सबसेट बोलते हैं। वही हमारा सबसेट है सेट एक्स का। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स वाई के अंदर यूज़ हैं वो एक्स के अंदर भी है। इसका मतलब ये है कि एक्स में से मैंने कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करके मैंने एक नया सेट बना दिया जिसको मैंने बोला सेट वाई, इसलिए वाई सबसेट है सेट एक्स का। लेकिन जेड के केस में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है 64 जो सेट एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जेड सबसेट नहीं है सेट एक्स का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने लास्ट क्लास में हमने प्रूफ किया ही था जो नल सेट है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। नेक्स्ट था हमारे पास इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी। ये भी हम लास्ट क्लास में प्रूफ किया था कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और जो सेकंड सेट है वो थर्ड सेट का सबसेट है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेट भी थर्ड सेट का सबसेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास इफ ए इक्वल्स टू बी ओनली देन। ये तभी वैलिड है जब दोनों सेट इक्वल हैं। ए बिलोंग्स टू बी देन एंड बी बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं। जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स बी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो सेट बी है वो सबसेट है सेट ए का। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट ए के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसलिए ये हमारे पास ये स्टेटमेंट हमने कल लास्ट क्लास प्रूव भी की थी और आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट। हमने फॉर्मूला देखा था एक जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हम एक सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं। वो फॉर्मूला था हमारे पास 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमने एग्जांपल देखी थी। हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं फॉर्मूले में n की जगह 5 पुट करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है उसकी मैं टोटल 32 सबसेट्स बना सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास था इंटरवल से सबसेट ऑफ आर। जो हमारा आर था वो था सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सॉरी रियल नंबर्स का सेट। हमारे पास 3 टाइप्स के इंटरवल्स थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। फर्स्ट हमने देखा था ओपन इंटरवल। द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय नॉर्मल ब्रैकेट में हमारे ए एंड बी।
इसका मतलब ये है कि जो भी हमने वैल्यूज़ है, अगर उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते, तब हम उसे ओपन इंटरवल कहते हैं। हमने एग्जांपल देखी थी, ए इज़ अ सेट, एक्स इज़ द एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। इसमें हमने देखा था कि जो एक्स है हमारा वो -12 से बड़ा है एंड -10 से छोटा है। हमने इसमें जो -12 और -10 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये एक ओपन इंटरवल है। हम इसको राइट करेंगे नॉर्मल ब्रैकेट -12 एंड -10 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो -12 और -10 के बीच में है। हमने -12 और -10 को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट हमने देखा था क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच also contains the end points is called the and close interval and is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट्स में a and b। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे एंड पॉइंट्स है हमने उनको भी इंक्लूड किया है, तब जो इंटरवल आता है उसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल थी, सेट ए, x is a element such that x belongs to a real number, x is greater than equal to 10 and लेस दैन इक्वल्स टू 15। हमने इसमें 10 को भी इंक्लूड किया है एंड 15 को भी इंक्लूड किया है, तो सभी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है जो 10 और 15 के बीच में आती हैं। तो मैं कह सकता हूँ, तो इसको हम राइट करेंगे इंटरवल फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट 10 एंड 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 10 को भी इंक्लूड किया है, 15 को भी इंक्लूड किया है और जो भी वैल्यूज़ इनके बीच में हमने उनको भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर इज कॉल्ड द सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी टू, उनमें से हमने एक को इंक्लूड किया है एंड दूसरे को इंक्लूड हमने नहीं किया है, तब हम उसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ए, एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन 10। इसमें हमने 2 को इंक्लूड किया है एंड हमने 10 को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो 2 की साइड होगी एंड जो 10 की तरफ नॉर्मल ब्रैकेट्स होगी। ये बताता है हमको कि हमने 2 को इंक्लूड किया है लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि हमारे पास ऐसा केस होता है कि हमने किसी वन को इंक्लूड किया है ना, दूसरे को इंक्लूड नहीं किया है। जिसको इंक्लूड किया है उसकी तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और जिसको इंक्लूड नहीं किया उसकी तरफ नॉर्मल ब्रैकेट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का है यूनिवर्सल सेट। A set which has elements of all the related sets without any repetition of any element is called universal set। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सेट्स होंगे उन सभी के एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तब वो हम उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू सेट्स हैं, ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 ए बी एंड सी। तो अगर हम देखें तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 1 2 3 ए बी एंड सी। इसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट्स है, सेट बी के भी एलिमेंट्स है और उसमें कहा विदाउट एनी रिपीटिशन, कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन नहीं होती एलिमेंट्स की। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास कोई भी सेट है, गिवन है टू सेट, अगर कोई सेट है उसके उस सभी एलिमेंट उन दोनों सेट के उस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तब मैं कह सकता हूँ कि वो एक यूनिवर्सल सेट है उन दोनों सेट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन डिफरेंस ऑफ सेट। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both। इसका मतलब ये है कि यूनियन का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट है एंड सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, हम दोनों एलिमेंट्स को यूज़ करके एक नया सेट बनाएंगे सी, तब हम कहेंगे कि वो सेट सी है वो यूनियन है सेट ए और बी का।
इसका मतलब जो सेट सी है वो बना है ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 16। अगर मुझसे कहे कोई मैं इसका यूनियन बताऊं तो उसको लिखेंगे ए यूनियन बी, वो इक्वल हो जाएगा ए बी सी 1 4 9 एंड 16। इसमें हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये हो गया यूनियन हो गया सेट ए और सेट बी का। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज आ जाती है ऑपरेशंस ऑफ यूनियन सेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये बात करेक्ट है, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि जो भी मान लो मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और सेट बी है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 एंड 3। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा 1 2 एंड 3। हमने 2 1 टाइम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ओके, देखो इसमें ए के भी एलिमेंट्स है एंड इसमें सेट बी के भी एलिमेंट्स है, तो ये यूनियन हो गया ए एंड बी का। अगर मैं लिखूं यूनियन ऑफ बी यूनियन ए तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी यही होंगे 1 2 3, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए जो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कि ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए से। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पेज में। हमको हमारे पास सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 3, सेट सी है जिसके एलिमेंट्स है 2 एंड 4। अगर मैं करूँगा ए यूनियन बी तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि इसमें 1 2 है, हम 1 को हम रिपीट नहीं करेंगे और 3 हम लिख लिया तो 1 2 एंड 3। अगर मैं इसमें से यूनियन सी कर दूं उसके साथ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, हमारे पास सभी एलिमेंट्स इसमें यूज़ हो गए सेट ए बी और सी के। अगर मैं बी यूनियन सी लिखूंगा उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4। और अगर मैं ए यूनियन करूँगा बी यूनियन सी से तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये दोनों सेट इक्वल है, इसलिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। थर्ड हमारे पास ए यूनियन नल सेट इक्वल्स टू ए। ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। जो हमारे पास बी सेट है वो नल सेट है। नल सेट इसका मतलब उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, उससे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो कोई एलिमेंट दे ही नहीं सकता। तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा वो एक इक्वल ही आएगा, क्योंकि बी नल सेट है, उसके कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो वो कुछ दे ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से आएंगे, और जो हमारे पास जो ए यूनियन बी वो सेट ए के ही इक्वल आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है हमको ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए ही होता है। यस, इसको हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं। हमारे पास ए यूनियन ए, लेट हम सेट लेते हैं, एक सेट को ही ले लेते हैं 1 2। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 ही आएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट होंगे ही नहीं रोस्टर फॉर्म में।
इसका मतलब जो ये सेट आएगा ए यूनियन ई वो हमेशा सेट ए के ही इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी सेट को उसी के सेट के साथ यूनियन कर देता हूँ तो जो वही सेट हमारे पास एज आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 और मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 3। अगर मैं ए यूनिवर्सल सेट या यू यूनियन ए करूँगा, बात सेम ही है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था। तो हमारे पास जो भी सेट आएगा वो आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो जो ये भी सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स हैं। तो जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो कह रही थी यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए के साथ तो उसमें यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट से ही बना है। तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो एलिमेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब उसका आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। इसका मतलब ये है कि यूनियन में हमने दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स थे सभी को यूज़ किया था, लेकिन इंटरसेक्शन में हम उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 to 10 एंड जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स है 2 3 5 एंड 7। अगर मुझसे कोई कहे मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी बताऊंगा तो जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है हम उनको राइट करेंगे 2 2 3 3 5 5 एंड 7 2 3 5 एंड 7। तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। जो भी एलिमेंट्स थे हमने उन दोनों को यूज़ किया। एंड कुछ अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। फर्स्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन ए। ये लास्ट की तरह बिल्कुल सेम है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 2 एंड 3। तो अगर मैं ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी लिखूँगा उसका एलिमेंट्स आ जाएगा 2। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए लिखूँगा तो उसका एलिमेंट भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो ये इसका दोनों सेट इक्वल है, तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये भी हमारे लास्ट प्रॉपर्टी की तरह था। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज में। सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2 एंड 3 भी ऐड कर लेते हैं। सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2। सेट सी जिसके एलिमेंट्स है 2 एंड 3। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँगा तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे 1 एंड 2 क्योंकि ये दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखूँगा तब हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो आएगा ओनली 2 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है उसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2 एंड जो हमारे पास सेट सी है उसके एलिमेंट्स है 2 एंड 3। हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो ये हमारे पास इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आ गया 2। अगर मैं इसको लिखूँ, अब मैं लिखूँ बी इंटरसेक्शन सी तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 2 एंड जो मैं लिखूँगा ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 2। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। अब हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल्स टू नल सेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास मान लो सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3, और जो हमारा बी है वो नल सेट है, उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो हमारे पास कोई कॉमन आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो भी एक नल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इसके लिए ये एक नल सेट ही हो जाएगा। तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कह रही है ए यूनियन ए इक्वल्स टू, फॉर ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। फिर मैं लिखूँ ए को, सेट ए को 1,3, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करता हूँ तो ये हमारा सेम सेट ही है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो 1 एंड 3 ही है दोनों सेट के अंदर, तो जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 1 एंड 3 ही है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लिखूँगा तो एलिमेंट्स आएंगे वो ए एंड 3 आएंगे, जो ऑलरेडी हमारे सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा ए इंटरसेक्शन ए आएगा वो सेट ए ही आएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू ए। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज में। मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। मेरे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3। अगर मैं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए लिखूँगा तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 एंड 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 एंड 3 दोनों सेट के अंदर ही प्रेजेंट हैं, तो ये 1 एंड 3 एलिमेंट्स सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए आएगा वो सेट ए के इक्वल ही आएगा। इसके साथ हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमको समझ आ गई। हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करूँगा वो इक्वल होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसको समझने के लिए हम हमारे ए बी और सी एलिमेंट्स को ही, सॉरी सेट्स को ही यूज़ करते हैं। हमको फर्स्ट कहा है, हमको लास्ट में हमने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो हमने देखा था बी यूनियन सी जो हमारा आएगा इसमें वो होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि यूनियन में हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, सभी एलिमेंट्स। अब अगर मैं इसका करूँगा इंटरसेक्शन तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने लेने होते हैं कॉमन एलिमेंट्स। जो हमारे पास बी यूनियन सी है और ए सेट है उनके जो है कॉमन एलिमेंट्स है 1, 2, 3 है। अगर हम ओके तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का आंसर। अगर हम लास्ट में बाद में मुझसे पूछा था हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन कर देना है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास डी ऑलरेडी था, हमने निकाल दिया था। ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास 1 एंड 2, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 3। अगर मैं इनका कर दूंगा यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, जो हमारे पास सेट आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 2 एंड 3। जो हमारा ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आया है, वही एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आए हैं। तो ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। आई होप आपको ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टीज सभी क्लियर होंगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स में। द डिफरेंस ऑफ सेट A and B is in this order if the set of elements which belongs to A but not belongs to B। इसका मतलब ये है, अगर मैं A डिफरेंट B लिखूंगा तो हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो A के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस बी के साथ। हमारे पास एग्जांपल है ए सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। अगर मैं कहूँ ए डिफरेंस बी के, इसमें हम वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वन ए के अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए के अंदर भी प्रेजेंट है एंड बी के अंदर भी प्रेजेंट है, हम इसको नहीं लिख सकते। 3 ए के अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। 4 दोनों में प्रेजेंट है, हम नहीं लिखेंगे। 5 ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ए डिफरेंस बी का आंसर। फिर अब मुझे पूछिए कि मैंने बताना है ए डिफरेंस ए का, बी डिफरेंस ए का, तो मुझे अब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। 2 दोनों में प्रेजेंट है, हम नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में प्रेजेंट है, हम नहीं यूज़ कर सकते। 6 भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है लेकिन 8 बी के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारे पास बी डिफरेंस ए आएगा उसका एलिमेंट हो जाएगा 8। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास ए डिफरेंस बी है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए आएगा। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में देखा था, ए यूनियन बी इक्वल था बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल था बी इंटरसेक्शन ए के, लेकिन इसमें डिफरेंस के केस में ए डिफरेंस बी इक्वल नहीं होगा बी डिफरेंस ए के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री सेट्स। कोई यूनिवर्सल सेट लिखना है जिसके अंदर इन तीनों सेट सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो इन तीनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो उसको लिखेंगे यू आएगा 0 1 2 3 4 5 6 8। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर तीनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। चेक कर लेते हैं। 1 प्रेजेंट है 3 3 5 एंड 5, 2 2 4 4 6 6 0 0। 2 ऑलरेडी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 8 एंड 8। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए बी और सी के अंदर, वो सभी एलिमेंट्स हमारे सेट सी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा यूनिवर्सल सेट। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6 7 एंड 8। सेट सी है जिसके एलिमेंट्स है 7 8 9 10 एंड 11। हमको ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। फिर हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो हमको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
फिर मुझे लिखना है ए यूनियन सी, तो उसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड 11। ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर, ये हो गया हमारे पास सेकंड का आंसर। अब थर्ड पार्ट का आंसर हमको पहले हमको बी यूनियन सी निकालना है, उसके बाद हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट। मैं निकालूँ बी यूनियन सी, वो आ जाएगा हमारे पास 4 5 सॉरी 6 7 8 9 10 एंड 11। फिर मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि दोनों सेट के अंदर 4 एंड 5 कॉमन है। तो ये होगा हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे 4 एंड 5, कि दोनों कॉमन है। मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, तो अगर हम देखिए जो भी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नल सेट। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा कॉमन ही नहीं है जो तीनों सेट के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 एंड 12, एंड सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 8 एंड 10। हमको पहले बताना है ए डिफरेंस बी, देन बी डिफरेंस ए, देन ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसको हमने बताना है ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी में हो गया हमारे पास वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो वो हो जाएंगे हमारे पास 2 एंड 12, क्योंकि 2 ए के अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 4 दोनों में प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 10 भी प्रेजेंट है एंड 12 प्रेजेंट नहीं है, बी के अंदर ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ए डिफरेंस बी का आंसर आ गया 2 एंड -12। मैं निकालूँ बी डिफरेंस ए, तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा 3 4 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 6 नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 3 बी के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 4 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, 5 ए बी के अंदर प्रेजेंट है, 6 ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 6 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, 7 बी के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 8 बी और ए दोनों में प्रेजेंट है एंड 10 बी और ए के दोनों में प्रेजेंट है। बी डिफरेंस ए का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट, जिसमें हमको कहा है हमने ए डिफरेंस बी का यूनियन कर देना है बी डिफरेंस ए के साथ। हमको ऑलरेडी ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए हमने निकाल लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 5 7 एंड 12। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ सेट ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड ई, सेट बी जिसके एलिमेंट्स है ए सी ई जी, एंड सेट सी है जिसका एलिमेंट है बी ई एफ जी, इनको फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, देन ए डिफरेंस बी यूनियन सी, एंड थर्ड में हमने ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। सबसे पहले हम निकालेंगे बी डिफरेंस सी के। बी डिफरेंस सी का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा वो आएगा हमारे पास ए, सॉरी मैं इसको रीराइट लिख देता हूँ अच्छे से। उसका आएगा हमारे पास ए, देन सी, तो ये हो गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अगर बी डिफरेंस सी का आंसर अगर मैं कर दूं ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ए एंड सी, क्योंकि ए एंड सी हमारे पास जो हमने सेट निकाला है बी डिफरेंस सी एंड जो हमारे पास सेट है उन दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने बी यूनियन सी निकाल के फिर हमने उसको ए के साथ डिफरेंट कर देना है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे बी यूनियन सी। हमारे पास बी यूनियन सी हो जाएगा ए बी सी ई एफ एंड जी। और अगर मैं अब करूँ ए डिफरेंस बी यूनियन सी, तो अब हमने इसमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी यूनियन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ए दोनों के अंदर प्रेजेंट है, बी की दोनों के अंदर प्रेजेंट है, सी भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डी ए के अंदर प्रेजेंट है ओनली, ई की दोनों के अंदर प्रेजेंट है। और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, वो आएगा ओनली डी। तो हमने करना है सॉल्व पार्ट 3। उसमें हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद ए से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आएगा, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली ई एंड जी। और अगर मैं अब ए को बी यूनियन सी कर दूं तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा ए बी सी एंड डी, जो कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।